हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग ने सीडीपी का एक वीडियो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 का हम लोग ने सॉल्यूशन किया था 30 क्वेश्चन। तो आज हम लोग उसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में मैथ का प्रीवियस ईयर करेंगे 2023 का, जो आपका बेस रहेगा सीटेट 2024 के लिए ज़रूरत रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला मैथ का पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्या है, देखिए लिखा हुआ है भाग 2 गणित एवं शिक्षा शास्त्र। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है। मतलब इसमें आपको बोल रहा है ना कि जो गणित है, गणित की प्रकृति मतलब नेचर ऑफ मैथमेटिक्स के लिए सबसे उपयुक्त है। मतलब सही बात, मतलब सही कथन आपको खोजना कि गणित के लिए सही बात कही गई है 4 ऑप्शन में से। ठीक है, तो पहला देखिए क्या है कि यह बच्चों को सृजनात्मक बनाने में सहायक करता है। सृजनात्मक मतलब क्रिएटिविटी करने में, मतलब क्या बच्चे को मैथ जो है, मैथ का ऐसा नेचर होता है कि बच्चे को क्रिएटिव बनाता है। तो सही बात है, बनाता है। ठीक है, और यह बच्चों की कल्पना को पोषित करने में सहायक करता है। कल्पना को पोषित करने में भी सहायक करता है, ये भी सही बात है। ठीक है, यह निगमनात्मक विवेचन मतलब तर्क जिसको बोलते हैं, तर्क मतलब ठीक है पर आधारित होता है। हाँ, तर्क पर भी आधारित होता है मैथमेटिक्स। ठीक है, यह हमेशा अभिसारी होता है। अभिसारी का मतलब क्या है, यहाँ पर अभिसारी का मतलब है कन्वर्जेंट। अभिसारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट। ठीक है, तो कन्वर्जेंट भी होता है, अभिसारी भी मैथ जो है, मैथ का जो नेचर होता है वो कन्वर्जेंट भी होता है, मतलब अभिसारी भी होता है। लेकिन यहाँ जो है ना, इस क्वेश्चन में, इस सेंटेंस में, इस शब्द को जब पढ़िए, वाक्य को, ये हमेशा अभिसारी होता है नहीं। मैथ का नेचर हमेशा अभिसारी नहीं होता है, ये कभी कभी क्या होता है, ये कभी कभी अपसारी भी होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जेंट। तो हमेशा जो जोड़ दिया ना, इसलिए ये फोर्थ वाला क्या है, मैथ का नेचर को बयान नहीं करता, मैथ का नेचर में ये सटीक नहीं बैठता है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन कौन हो गया, ऑप्शन 1 राइट है, दूसरा राइट है और तीसरा राइट है, जो मैथ के नेचर को बता रहा है, मैथ की प्रकृति को बता रहा है, गणित की प्रकृति को बता रहा है। ठीक ना, तो इसमें से 3 ऑप्शन सही है, तो 1 2 3 सही है, तो ऑप्शन 1 राइट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए, अभिरुचि मतलब क्या, इंटरेस्ट हो गया को, अगर आपको किसी बच्चे में, मतलब बच्चों में आपको उसको गणित के लेकर उसमें इंटरेस्ट जगाना है, विकसित करना है, तो एक अध्यापिका जो है, मतलब एक टीचर जो है, निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है। ठीक है, मतलब एक क्लास ले लीजिए, इमेजिन करिए क्लास है। ठीक है, और उसमें क्या हुआ है कि बच्चे हैं, उसमें आप टीचर की तरह गए और उसमें बच्चे मैथ नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप मैथ के प्रति उसमें कैसे इंटरेस्ट जगा सकते हैं कि वो मैथ की क्लास में मैथ पढ़े। ठीक है, तो इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। यहाँ पर पूछ रहा है कि इंटरेस्ट जगाने में प्रभावी नहीं है, नहीं पे ध्यान देना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप नहीं पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो प्रभावी नहीं है पूछा है कि मतलब इंटरेस्ट नहीं जगे बच्चे को, ऐसा क्या करे कि बच्चे को इंटरेस्ट नहीं जगे। तो वो हमेशा उस विद्यार्थी को प्रशंसा करती है जो कक्षा में संक्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता या करती है। क्या ये बात है, कुछ समय के लिए समझ लेते हैं। वह बच्चे को भारतीय गणित और उनके योगदान के वीडियो दिखाती है। ये तो मोटिवेशन के तौर पे हो गया। अगर आप गणित का इंटरेस्ट जगाना चाहते हैं बच्चों में, तो आप उसको जो भी भारतीय गणितज्ञ हैं उसका अगर आप उसको वीडियो दिखाते हैं, उसके जीवन लाइफ बायोग्राफी दिखाते हैं, तो यहाँ तो बच्चे मोटिवेट हो जाएंगे मैथ पढ़ने के लिए। तो ये तो सही बात है, लेकिन आपको नहीं वाला क्वेश्चन बोला, नहीं वाला जो मोटिवेट नहीं करे, ये तो मोटिवेट कर देगा। ठीक है, ऑप्शन 2 ही है। तो यहाँ पर मैं इसलिए लिया क्योंकि वो अलग पेज में था, इसलिए मैं जब PDF बना रहा था तो 2 ही ऑप्शन लिया। तो यहाँ जो है ना कि वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करते हैं।
तो अगर आप बच्चे को मोटिवेट करना चाहते हैं, अगर आप बच्चे को सिर्फ एक ही बच्चे पे ध्यान दे रहे हैं जो फर्स्ट कर रहा है क्लास में, वो आप भी अपने लाइफ में देखे होंगे कि अगर आपके क्लास में जो फर्स्ट करता था टीचर अगर उसी से बात करे, इंटरेक्ट ज़्यादा करे, उसी का सब जगह नाम ले, उसकी बड़ाई करे, क्लास में भी सवाल उसी से पूछे, तो जो बैक बेंचर होते थे तो उसको क्या होता था, मन में थोड़ा दुख आता था कि मैथ लगता है भारी है, इसीलिए तो वो निगेटिविटी आती थी मैथ के लिए, आती थी कि नहीं। तो ये तो निगेटिव बात है, ये तो मोटिवेट नहीं कर रहा है, ये डीमोटिवेट करने वाला शब्द है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पर डीमोटिवेट वाला पूछा है, नहीं वाला पूछा है ऑप्शन, तो ऑप्शन ए। कभी भी टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। जो आपको नीचे 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ध्यान देना आपको नहीं पर। ठीक है, नीचे 4 ऑप्शन में कौन सा कथन सही नहीं है। विद्यार्थियों की त्रुटियां उनके सोचने की प्रक्रिया या चिंतन के बारे में जानकारी देती है। देखिए, अगर विद्यार्थी कोई मैथ बनाया, उसमें उससे गलती हो गई, त्रुटि हो गई, तो उनके सोचने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दे ही रहा है, क्योंकि वो कुछ सोचा होगा तभी तो मैथ बनाने में कुछ गलत किया होगा। तो इसका मतलब वो सोचने की प्रक्रिया में जानकारी दे रहा है, वो सोच के बना रहा है, ये तभी तो गलती करेगा। तो ठीक है, ये सही बात है। हमको नहीं वाला पूछा है, ये तो सही है कि त्रुटि हुआ होगा, कुछ सोच के बना रहा होगा तभी गलती हुआ होगा। गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती है। अधिगम का मतलब होता है सीखना। अभी आप लोग नए होंगे तो ये जो टर्म होता है, छोटे छोटे जो टर्म है आपका डाइट में, डीएलएड के कोर्स में, तो वो सब आपको सीखना पड़ेगा। अधिगम का मतलब होता है सीखना। ठीक है, तो गणित में अगर आप गलती करते हैं, त्रुटियां करते हैं, तो अधिगम का हिस्सा है, मैथ सीखने का ये हिस्सा है, हाँ है, तो ये भी सही बात है। दूसरा, गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ की योजना बनाने में मदद करती है, सही बात है। अगर गणित में आप गलती कर रहे हो तब ना टीचर क्या करेगा, उसको बच्चे को सिखाने के लिए, विद्यार्थी को सिखाने के लिए उस त्रुटि पे कि कैसे बच्चा से गलती बार बार हो रहा है, तो वो क्या करेगा, उस पर सुधार करेगा, उसके प्रोसेस को फिर से एक नया प्रोसेस चेंज करेगा कि इस बच्चे को कैसे समझा दे। तो त्रुटि बहुत ज़रूरी है सीखने के, अधिगम को सीखने के लिए, तो ये भी सही बात है। हमको क्वेश्चन में नहीं वाला बोला है ढूंढने। ठीक है, तो विद्यार्थियों को त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए। देखिए, अनदेखा पे ध्यान दीजिए। अब बच्चा गलत कर रहा है, आप अनदेखा कर दिए और उसको मार्क्स बैठा दिए या साइन करके कॉपी दे दिए, गलती के आपने से बना दिया, उसको कुछ बोले नहीं, तो कभी वो बच्चा मैथ सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा। तो कभी भी त्रुटियां को अनदेखा नहीं करना चाहिए। तो ये गलत बात है ना इस सेंटेंस के लिए कि अनदेखा नहीं करना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन यही गलत बात है, और हमको गलत चूज करना था, तो आपका ऑप्शन 4 राइट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर भी देखिएगा, नहीं पे ध्यान दिया गया, नहीं पे जोर दिया गया। ठीक है, जैसे मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण में उपयोगी है। मानक संदर्भित आकलन का मतलब क्या होता है ना, कि आप एग्ज़ाम दिए, ठीक है, और आपको कुछ नंबर प्राप्त हुआ। जैसे आप 500 का एग्ज़ाम दिए, उसमें से आप 300 नंबर आप मार्क्स प्राप्त किए। ठीक है, इसी को बोलते हैं मानक संदर्भित आकलन। तो जो बच्चा एग्ज़ाम दिया उससे कुछ उसको प्राप्त हुआ अंक, उसी को कहते हैं मानक संदर्भित आकलन। अब इस पर क्या है कि गलत खोजना है, तो मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। हाँ, ये तो सही है। ठीक है, मानक संदर्भित आकलन विद्यार्थियों के अधिगम में निपुणता का मूल्यांकन करता है, सही बात है। निपुणता मानक, जैसे आप एग्ज़ाम लिए 500 नंबर का, उसमें से वो 300 नंबर कुछ प्राप्त किया, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कमी निपुणता होगी, तब तो वो 500 में नहीं ला पाया। ठीक है, तो निपुणता पता चल जाएगा, तो ये भी सही बात है। मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। ये हमको लगता है ना ऑप्शन रिपीट हो गया है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। मानक संदर्भित आकलन हमें बताता है कि एक विद्यार्थी अपने परीक्षण में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहाँ खड़ा या खड़ी है। ये सही बात है कि अगर 500 में कोई बच्चा 400 प्राप्त किया, कोई बच्चा 450 प्राप्त किया, तो आपको पता चल रहा है कि वो बच्चा उससे कहाँ पर खड़ा है, वो उससे कहाँ पर खड़ा है। तो इससे तो मानक
संदर्भित आकलन से ये पता कर लेते हैं, तो ये भी बात सही है। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि ऑप्शन 2 रिपीट हो गया है। एक में ये जो है ना मानक, ये मानक वाला में, इसमें कहीं ना कहीं एक नहीं होना चाहिए। मानक संदर्भित आकलन नैदानिक सर्वेक्षण और औपचारिक शिक्षण में उपयोगी यहाँ पर होना चाहिए, नहीं है, तब हो जाता। तो ऑप्शन 3 राइट हो जाता और नहीं वाला ऑप्शन इस कथन का जो नहीं वाला पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है कि कौन नहीं है, तो ये हो जाता। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाता 1। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं रहता तब तो वही आंसर हो जाता। तो ऑप्शन ए में अगर हम नहीं मान के चलते हैं तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गणितीय अधिगम सामग्री। गणितीय अधिगम सामग्री, सामग्री का मतलब क्या हुआ? गणित सीखने के लिए जो भी उपयोगी चीज़ें होती है, ठीक है, जो भी उपयोगी चीज़ें होती है उसी को बोलते हैं सामग्री, ठीक है। जैसे अबेकस, ठीक है, जैसे जियो बोर्ड, जैसे पहेलियाँ और गणितीय खेल, ये सब हो सकते हैं, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि अधिगम, गणितीय अधिगम सामग्री जो होते हैं, मतलब गणित को सीखने वाले जो भी सामान होते हैं, उससे क्या इफ़ेक्ट, मतलब उसका क्या ऑप्शन में देखते हैं कि क्या सही मेल खा रहा है। सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की सहायता करती है, नहीं, ये बात नहीं है। समान से सूत्र कैसे हो जाएगा? स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की सहायता करती है, हाँ। अगर मैथ से मिलता जुलता अगर उसको सामग्री दे दिया जाए बच्चे के पास, जैसे उस मतलब क्या बोलता है, एबेकस है, छोटे बच्चे को अबेकस नहीं समझते, वो स्लेट में देखे हैं, वो जो स्लेट होता था और इस तरह से वर्टिकल लाइन रहते थे, उसमें मोती रहता था, ऐसे से है ना, ऐसे से मोती रहता था, इसी को बोलते थे अबेकस। तो ये मैथ की एक सामग्री है। अधिगम मतलब मैथ, गणित सीखने के लिए ये वस्तु है ना जिसे मैथ सीखा जा सकता है। तो ये स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की सहायता करती है। विद्यार्थी इसको खुद दे दीजिए तो इसे 1-2 नीचे करके सीख जाएगा मैथ। छोटे बच्चे की बात हो रही है, तो हाँ ये तो सही है। निर्देश देने में शिक्षकों की सहायता करती है, नहीं, इससे आप निर्देश कैसे दे सकते हो, तो ये तो नहीं होगा। कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में सहायक होती है, हाँ, सीखने का वातावरण इससे बन जाता है, क्योंकि अगर आप ये सामान दे दोगे तो बच्चा अपने से यूज करके सीख जाएगा, देखो वातावरण बन जाएगा, माहौल बन जाएगा सीखने का, तो ये बात सही है। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही हुआ? 2 और 4। तो ऑप्शन आपका राइट हो गया 3, ठीक है। आगे बढ़ दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे NEP बोलते हैं 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं डैश होती है, क्या होती है? हतोत्साहित मतलब डिमोटिवेशन होता है, नहीं। सरल होता है, आसान हो गया है, नहीं। कम हो गया है, नहीं। मजबूत हुआ है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन यहाँ राइट हो गया 2, ठीक है। आगे बढ़िए। अधिक कम, जैसे ये हो गया अधिक, ये हो गया कम। फिर लंबा, इसी में आप समझ सकते हो, लंबा, अधिक कम, लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं जो है, ये सब जो है टर्म है, ये सब तुलना के लिए अस्पष्ट शब्द है। ये तो तुलना के लिए है, कम छोटा क्या है, तो तुलना ही तो किसी चीज़ से कर सकते हैं। ये आपके क्लास में ही कोई अधिक लंबा होगा, कोई कम लंबा होगा, तो ये तुलना कर सकते हैं। इसके अंदर लंबा छोटा तुलना कर सकते हैं किसी दो वस्तु के बीच में। दूर समीप बोल सकते हैं, तुलना ही करने में उपयोग करते हैं इस टर्म का। बड़ा छोटा, 2 वस्तुओं के बीच में तुलना कर सकते हैं, तो ये तो तुलना करने वाले ही टर्म हैं। तो क्या ये अस्पष्ट शब्द है, तो ये तो गलत है, ये स्पष्ट शब्द होना चाहिए। ये क्या होता है, ये अस्पष्ट शब्द है तुलना करने के लिए, लेकिन इसमें बोल दिया है अस्पष्ट, इसलिए ये नहीं होगा। विलोम शब्द है, विलोम तो है जो गणित सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। विलोम शब्द तो है, मतलब अधिक कम, लंबा छोटा एक दूसरे का उल्टा है, और गणित इससे सीखा जा सकता है। टर्म यूज करते हैं ना कि 5 4 से क्या है, पूछते हैं कि 4 जो है 5 से क्या है, तो बोलते हैं कि छोटा है, तो टर्म यूज कर रहा है, लेकिन यहाँ बोल रहा है नहीं है, तो ये तो गलत बात है। सीधे शब्दों में अंग्रेजी भाषा विश्लेषण है, अंग्रेजी भाषा विश्लेषण ये नहीं है। अंग्रेजी भाषा विश्लेषण हो सकता है लेकिन अभी तो नहीं है, गलत है। मैथ की बात कर रहे हैं यहाँ पर। महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर अवधारणाएं हैं, हाँ
ये है, जैसे बोल सकते हैं ना अधिक कम, तो 5 क्या है 4 से ज़्यादा है और 4 5 से क्या है कम है। तो प्री नंबर अवधारणाएं स्पष्ट कर सकते हैं मैथ में इसका यूज करके। तो ऑप्शन 4 आपका राइट हो गया। समझ में आ रहा होगा, आशा करते हैं। नहीं आए समझ में तो आप कमेंट कर सकते हैं। आगे, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनका काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वह गणित में अच्छा प्रदर्शन करती है। तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा जो 2005 के अनुसार है, देखा गया है इसके अनुसार 2005 जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार जब सर्वे किया गया तो देखा गया कि लड़कियों में एक अफवाह है कि लड़की लोग जो है मैथ पढ़ने में या मैथ उसको समझ में नहीं आता, मैथ में कमज़ोर होती है, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती है। तो ये चीज़ कैसे आया, ऑप्शन पढ़ के देखते हैं कि इनका सबसे उपयुक्त कारण क्या है कि ये जो अवधारणाएं फैली हुई है कि लड़कियां मैथ में अच्छी नहीं होती है, सिर्फ लड़के ही मैथ में अच्छे होते, तो ये अवधारणा कैसे बनी है समाज में। तो गणित में लड़कियां का खराब प्रदर्शन उनके गणित के प्रति प्रचलित भय का कारण है? नहीं, ये बात तो नहीं हो सकता, ये बात सटीक नहीं है। गणित अपनी प्रकृति द्वारा ही पुरुष प्रधान विषय है, नहीं, आप जेंडर वाइज नहीं कर सकते हो कि गणित लड़के का ही है लड़की नहीं है। समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती है कि लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा नवीन कार्यविधियां उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। ये वाला बहुत सटीक है कि ये जो भेदभाव किया लड़के और लड़कियों के बीच में कि गणित को लेकर, ये हमारा जो है ना समाज किया है, समाज के बनाई हुई एक झूठी अवधारणाएं हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 राइट हो गया, 3 ही इसका इस प्रश्न का आंसर है। लड़कों में गणितिक क्षमता जन्मजात होती है, ये भी गलत बात है। तो कौन सा यहाँ पूछ रहा था कि लड़कियों में जो मैथ नहीं अच्छा आता है, उसको मैथ के प्रति उसमें डर होता है, ये अवधारणा कहाँ से आती है? तो समाज के द्वारा ये बनाया गया है। तो ये ऑप्शन 3 राइट है। आगे आइए, कक्षाई शोध मतलब कक्षा में क्लास में एक सर्वे हुआ, शोध हुआ, ये दर्शाता है कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। क्या बात कर रहा है कि एक क्लास है, उसमें जो बच्चे लोग स्टूडेंट हैं वो गणित को कठिन विषय समझते हैं, लेकिन गणित को छोड़ के जो अन्य विषय है उसको कठिन नहीं समझते हैं, ठीक है। तो गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? तो गणित को जो वो कठिन समझ रहे हैं वो किस कारण से समझ रहे हैं, कौन सा भय उसके मन में कि उसको गणित को वो कठिन लगता है और अदर सब्जेक्ट उनको कठिन नहीं लगता है। तो गणित का विस्तृत ज्ञान भंडार, नहीं, ये तो बात नहीं है। विस्तृत ज्ञान भंडार होगा तो डर ही क्यों लगेगा? तो ये तो नहीं है। गणित में दिए गए प्रश्न के अनेक उत्तर होने की व्यापकता, अनेक प्रश्न अनेक उत्तर होने की व्यापकता, ये भी नहीं है, क्योंकि अन्य उत्तर, देखिए दिए गए प्रश्न के अनेक उत्तर होने की व्यापकता अगर है तो अच्छा है ना कि किधरों से आप आंसर ला दीजिए। गणित में किसी समस्या का समाधान करने के लिए कई अलग अलग प्रणालियों की व्यापकता, ये भी नहीं है। कौन सा डर पैदा करता है ये आपको चूज करना है ये क्वेश्चन में। गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति, अमूर्त प्रकृति का मतलब क्या है? कल्पना, जो कल्पनाओं में है। कल्पना मतलब क्या हुआ? इमेजिनेशन, हिंदी में बोले तो इमेजिनेशन मतलब कल्पना के द्वारा अमूर्त प्रकृति बना दिया गया है कि मैथ बहुत हार्ड है। बोल बोल कर लोगों ने, हमारे पीछे वाले जनरेशन ने बोला, उससे पीछे वाला जनरेशन बोला, वही आने वाले जनरेशन सुनता है तो उसके मन में एक मैथ के प्रति क्या होता है? डर बन जाता है। तो ये कैसा है? इसको कोई देखा नहीं इस बात को, अमूर्त प्रवृत्ति है। अमूर्त का मतलब ये होता है इमेजिनेशन, कल्पनाओं में, जिसको आप देख नहीं सकते हो। तो गणित की प्राथमिक अवधारणाओं के अमूर्त प्रकृति ही क्या है? बच्चों में जो है गणित के प्रति क्या है? एक डर पैदा करती है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 राइट हो गया। आगे आइए, निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया?
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग आर्यभट्ट मार देंगे, लेकिन यहाँ खगोल विज्ञान दिया गया नाम, ठीक है। तो ये आपका भास्कर प्रथम ने किया था, ठीक है। आगे आइए, एक सब्जी बेचने वाला पालक, एक सब्जी बेचने वाला है, ठीक है, वो पालक बेच रहा है, 60 रुपया प्रति किलोग्राम बेच रहा है, मतलब 1 केजी कितने रुपए में दे रहा है पालक, 60 रुपया में दे रहा है, ठीक है। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिए, और सोनू कितना खरीद रहा है दुकान से, 350 ग्राम पालक खरीद रहा है, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू से 21 रुपया इस तरह से लिया है, 21 रुपया लिया, लेकिन देखिए कैसे लिया, 6 करके बांट के लिया है। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्या बोल रहा है, सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का कितना दाम ले रहा है, 60 रुपया, तो 1 ग्राम का कितना लेगा, इतना लेगा। 100 ग्राम का कितना लेगा, 1 ग्राम का इतना, तो 100 ग्राम का इतना, 0 0 3 0 ख़त्म, तो 100 ग्राम का कितना पड़ा, 6 रुपया। और यहाँ पर जो सोनू है वो कितना ग्राम किना है, 350 ग्राम, तो 300 को तोड़ दीजिए तो 100 100 100 और 50 ग्राम, तो 1 ग्राम के लिए यहाँ 6 रुपया, दूसरे ग्राम के लिए ये 6 रुपया और ये 3 रुपया। तो दुकानदार देखिए सही है ना, लिया है कि 6 6 6 18 और 3 21 रुपया, तो सही लिया है। तो ये गणितीय कौशल अस्पष्ट है, अस्पष्ट तो नहीं, स्पष्ट है, सब साफ दिख रहा है, इसमें गलती क्या है, तो ये तो गलत ऑप्शन है, सत्य वाला खोजना है। ध्यान दीजिएगा, यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्न को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है, लाभदायक नहीं है आराम से कि 6 रुपया जोड़ लेंगे तो आराम से लाभदायक है। तो ये तो हमको सत्य खोजना है, यहाँ बोल रहा ये तो नहीं कर दिया इसलिए गलत हो गया। ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायता होती है। सही बात है, आपको यहाँ पर ये क्या वैरायटी प्रदान कर रही है कि आप गणित को इस तरह से भी आप सोच सकते हो, है ना, थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप कर रही है। तो ये बात सत्य है, तो ऑप्शन आपका राइट हो गया 4, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं। तो इस 4 ऑप्शन में ये कौन सा बात आपको पढ़ के लगता है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं। तो कक्षा का सर्वोत्तम छात्र छात्रा पहाड़ों मतलब टेबल, ठीक है, टेबल्स को ऊंचे स्वर में पढ़ रहे हैं या रही है और शेष विद्यार्थी उनके पीछे पीछे दोहरा रहे हैं। ये क्या बच्चा स्वयं सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा आगे देखते हैं, बच्चा एक साथ पहाड़ों को कविता पाठ कर रहे हैं, ये भी अभी होल्ड पे रखते हैं। बच्चे को हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रेड, आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गीटियाँ दी गई है और वे उनका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न खोज रहे हैं। ये तो अपना स्वयं कर रहा है वो चीज़, उसको सारा सामान दे दिया गणित से जुड़ा हुआ, अब वो खुद कर रहा है, तो ये ऑप्शन में खुद का बात है, तो इसलिए ये सही है। ये सब ऑप्शन 1 2 गलत है। और शिक्षकों ने श्यामपट्ट पर अधूरे पहाड़े लिखे और बच्चे उन पहाड़ों का श्यामपट्ट पर लिखकर पूरा कर रहे हैं, ये तो नहीं है, इसमें टीचर सहायता दे दिया ना। यहाँ स्वयं पे है कि स्वयं बच्चे कैसे सीख रहे हैं, तो ऑप्शन 3 है स्वयं वाला, ठीक है, कोशिश अपने से करके मैथ सीख रहा है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न इतना और इतना के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय बोल रहा है, मतलब 1 to 5 क्लास का, ठीक है, शिक्षार्थी मतलब 1 से 5 के जो भी स्टूडेंट हैं को भिन्न जो 2/3 है और एक 4/6 दिया गया के बीच तुलना करना है। इन दोनों के बीच में क्या करना है, तुलना करना है,
कल्पना करने में मदद करने में सबसे उपयुक्त तरीका खोजना है, कौन सा है। इस दोनों के बीच में तुलना करना है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो कौन सा उपयुक्त है इस 4 ऑप्शन में। सबसे अच्छा तरीका है तुलना करने का 1 से 5, मतलब छोटे बच्चों की बात हो रही है। भाग विधि का प्रयोग, छोटा बच्चा भाग विधि पढ़ाई हो जाता है लेकिन भाग विधि उतना नहीं जानता है प्राथमिक विद्यालय वाले अच्छे से, तो ये तो गलत है। एलसीएम लघुत्तम आ गया, ये भी गलत है। भिन्न डिस्क का प्रयोग, भिन्न डिस्क का प्रयोग सही है, ठीक है। भिन्न डिस्क का प्रयोग मतलब भिन्न डिस्क क्या होता है आप लोग को पता है, आप लोग तो अभी नए होंगे या कोई पढ़ लिए होंगे तो पता होगा। भिन्न डिस्क क्या होना कि भिन्न डिस्क का उपयोग करके प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा भिन्न जो है 2/3 और 4/6 के बीच तुलना की कल्पना कर सकते हैं, ठीक है। भिन्न डिस्क जो होता है ना, एक सामग्री होता है, मैथ का एक डिवाइस होता है, उसके आधार पर कर सकते हैं, तो ये सही है। कैलकुलेटर तो यूज नहीं कर सकते छोटे बच्चे, तो आपका ऑप्शन 3 राइट हो गया, ठीक है। एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले भूमिका निर्वाह विधि का उपयोग करती है, उसका उद्देश्य है, मतलब एक कक्षा में गणित पढ़ा रही है एक मैडम शिक्षक टीचर, और वो गणित पढ़ाने के साथ साथ क्या कर रही है, रोल प्ले कर रही है, एक एक्टिंग करके दिखा रही है। तो सबसे अच्छा उद्देश्य क्या है, मतलब वो क्यों ऐसा कर रही है। बच्चों को व्यस्त रखना चाह रही है क्लास में, नहीं। विचारों को बहिर्वेशन, बच्चों का मनोरंजन करने के लिए, नहीं। अनुशासन बनाए रखने के लिए, नहीं। तो जब ये सब कट गया तो ऑप्शन क्या होगा, जो बचा वही इस प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संख्या बोध विकसित करने में उपकरणा सबिटाइजिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थी में उपकरणा के कौशल का प्रदर्शन करती है। देखिए, अब पहले आपको इसका अर्थ समझना होगा। सबिटाइजिंग का अर्थ होता है क्या, इसका मतलब होता है ना, लूडो खेले हैं बच्चे के साथ, घर में कभी देखना ये चीज़ करके। लूडो जब खेलते हैं बच्चे में, या बचपन में आप लूडो खेलते थे, तो कभी भी छोटा बच्चा को भी देखिएगा कि आप लूडो दे दीजिए उसको, बोलिए कि लूडो खेलने, तो वो क्या होता है, मैं सबिटाइजिंग को आपको समझाना चाह रहा हूँ कि बच्चा लूडो खेलता है, उसमें आप डाइस फेंके, डाइस चले, अपना चाल चले, जैसे ही डाइस उछाला जाता है उसमें आप डाइस में मान लीजिए ऊपर में आया 2, ऐसा, तो बच्चा कभी भी देखते हैं कि उसको 1 2 ऐसे गिनता है क्या, 1 2 नहीं, भेगा और बोल देता है कि ये कितना है 6, इसको बोल देता है बिना गिने क्या है, कहता है कितना है 2। तो बिना गिने कोई भी चीज़ को बिना गिने आप उसकी संख्या को बता देते हो, तो उसी को बोलते हैं सबिटाइजिंग, बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सबिटाइजिंग। और ये विधि जो है बच्चा लूडो खेलता है जब, तो ये विधि बहुत आसानी से अपनाता है कि कोई भी चीज़ को बिना गिने, वो डाइस के अंक को बिना गिने वो बता देता है कि 6 आया 2 आया है। तो यहाँ पर क्या है कि विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं और डॉट्स को गिने यह बताने में सक्षम है कि वह 4 है, तो ऑप्शन ये आपका राइट हो गया, और ये सब ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। प्रियदर्शनी ने 4.8 kg बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 kg काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या है। इस तरह का भी सवाल आपको पूछा जाता है, ठीक है, सीटेट के मैथ में पूछा जाता है, तो बहुत हल्का ही रहता है। देखिए, पहले आप समझिए कि 1 kg में कितना ग्राम, 1000 ग्राम, ठीक है। तो वो क्या किना है, बादाम खरीदा है, ठीक है, वो क्या खरीदा है, बादाम खरीदा है। तो 4.8 kg जो है उसको हम ग्राम में बदल ले, तो 4.8 को गुना कर देंगे किससे, 1000 से, तो इसका 1 पॉइंट हो रहा है 0, ये ख़त्म, तो ये कितना हो गया 4800, सॉरी 1000 है तो यहाँ मैं ज़्यादा 1 लिख दिया, तो ये तो इतना ग्राम हो गया। सबको ग्राम में बदल लेते हैं। और अगर हम किशमिश की बात करें, किशमिश वो ख़रीदा है 2500 ग्राम, ये तो ग्राम में ही है, तो चलिए
फिर वो काजू ख़रीदा है 3.5 kg, तो इसको ग्राम में बदल ले तो 1000 से क्या होगा, गुना करना पड़ेगा, दशमलव पॉइंट उड़ा तो नीचे 10 1 0, तो यहाँ कितना आया 3500 ग्राम। मतलब ये और ये तीनों ग्राम में हम लोग बदल लिए, तीनों को जोड़ लेते हैं तो ये हो गया 4800, ये हो गया 2500 और ये हो गया 3500, तो 0 0 10 18 हाथ में 1 और ये हो गया 4 4 8 9 10, तो टोटल हमारे पास कितना है। अब इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ इधर, ठीक है। तो हमारे पास टोटल आ गया है 10800, ये किस में है, ग्राम में है, ठीक है। और बोला है 3 दर्जन पैकेट, 1 दर्जन में कितना होता है, 1 दर्जन बराबर होता है 12, 1 दर्जन में कितना होता है 12, तो यहाँ 3 पैकेट कर रहा है तो 3 दर्जन पैकेट तैयार कर रहा है, तो 12 गुना में 3, तो इतना पैकेट को 12 गुना 3 से भाग दे देंगे तो हमको निकल जाएगा कि तीनों पैकेट में कितना भार आएगा, ठीक है। तो अच्छा 12 से ये पूरा कटेगा कितने बार में, 9 बार में, और 9 से ये कट जाएगा 3 बार में, मतलब प्रत्येक पैकेट में कितना ग्राम भार है, 300 ग्राम भार है। समझ में आया कैसे किए, तो आपका ऑप्शन राइट होगा सी, ठीक है। आगे आइए, एक वर्ग की भुजा, वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर की भुजा जो है, मतलब वर्ग का जो साइड है वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि इस वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए, इस वर्ग की भुजा क्या कर दी जाए, इस वर्ग का साइड जो है 2 गुना कर दिया जाए, मतलब 10 सेंटीमीटर कर दिया जाए, तो नया क्षेत्रफल, तो इसके अनुसार से एरिया निकाले, अगर क्षेत्रफल निकाले तो क्या होता है, साइड गुना में साइड, साइड गुना में साइड होता है ना, तो 5 गुना में 5 क्या होगा 25, इसका करें तो एरिया निकाले तो क्या होगा 10 गुना में 10 कितना हो गया 100, इसको तोड़ेंगे तो 4 गुना क्या आ गया 25 आया, 25 पहले जब उसका साइड को दुगना नहीं किए थे तो उससे पहले था, तो हम समझ सकते हैं कि इसको साइड बढ़ने के बाद एरिया 2 मानते हैं, और इसको साइड नहीं बढ़ने से पहले इसका अगर एरिया 1 मान रहे हैं तो एरिया 2 क्या है 4 गुना है एरिया 1 के, ठीक है। तो कितना गुना है 4 गुना है, कितना से, प्रथम एरिया का 4 गुना, तो ऑप्शन 4 राइट हो गया। निम्नलिखित समूहों में से किसमें सभी त्रियामी आकृतियाँ, त्रियामी मतलब क्या होता है, 3 डायमेंशनल, पूछ रहा है आपको कि 3 डायमेंशनल इसमें से कौन कौन है। घन तो होता ही है, घनाभ भी होता है, अर्धवृत्त, वृत्त मतलब क्या हो गया गोला, गोला का आधा काट दो तो ये होता है अर्धवृत्त, तो वृत्त जो होता है वो होता है 2D होता है, 2D फिगर में आता है, तो ये तो ऑप्शन ख़त्म। घन घनाभ फिर से वृत्त आ गया, अब पूरा वाला ये वाला आ गया तो ये भी ख़त्म। घन घनाभ वृत्त फिर गलत, घन घनाभ गोला, ये देखिए ये था आपका सर्किल था ये आपका गोला स्फीयर है, स्फीयर आपका 3 डायमेंशनल फिगर होता है, ठीक ना, याद रखना है। अब बेलन भी, सिलेंडर भी आपका 3 डायमेंशनल होता है, तो यहाँ पर पूछा है कि कौन कौन 3 डायमेंशनल आकृतियाँ हैं, तो आपका ऑप्शन राइट हो गया 4। आगे आइए, संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है, संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है, ठीक है, जिसका मूल्य 10 है, मतलब एक साबुन का मूल्य कितना है 10 रुपया है, उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का है, ठीक है, 10 रुपया साबुन का दाम है,
तो उसके पास कितना है, एक 5 रुपये का सिक्का है, तो एक है ना, एक 5 रुपये का सिक्का, तो एक 5 रुपये का सिक्का, तो 5 रुपया हो गया जमा। 2 1 रुपये का है, 2 जो है 1 रुपये का सिक्का है, और 5 50 पैसे के सिक्के हैं, और 5 जो है 50 पैसे का सिक्का है। उसे साबुन खरीदने के लिए और कितने धनराशि की आवश्यकता है? तो गुना कर लेते हैं ना, ये 5, ये 2 रुपया, और ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 रुपया हो जाएगा। तो 5 2 7, 7 2 9, इतना रुपया हो जाएगा। उसके पास इतना रुपया है, तो साबुन खरीदने के लिए और कितने धनराशि की ज़रूरत होगी? एक साबुन का दाम कितना है, 10 रुपया। 10 रुपया में ये वाला घटा देंगे राशि, तो पता चल जाएगा कि उसको कितना रुपए और ज़रूरत पड़ेगा साबुन खरीदने में, ठीक ना। तो ये 5 0 मतलब 0 5, और यहाँ से गया तो 9, 10 से इधर पैसा गया तो यहाँ बचा 9, 9 में 0, तो उसको और कितना पर 0.50 रुपया 50 पैसा और चाहिए, 50 पैसा और चाहिए। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बढ़ते हुए क्रम में भिन्न के समूह का चयन कीजिए। बढ़ते हुए क्रम में क्या बोल रहा है, भिन्न के समूह को चयन कीजिए। तो बढ़ते हुए क्रम में, तो याद रखिए जब भी भिन्न हो और भिन्न का ऊपर वाला मतलब अंश जिसे बोलते हैं, अगर ऊपर वाला भिन्न का अंश क्या हो, सेम हो, अंश क्या हो, सेम हो मतलब बराबर हो, तो जिसका हर बड़ा होगा, जिसका हर क्या होगा, बड़ा होगा, वही उसका क्या होता है, वह उसका वैल्यू छोटा आता है, ठीक है। तो यहाँ बोला है कि बढ़ते हुए क्रम में मतलब छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा यही होगा, उसके बाद ये बड़ा है, ये छोटा, फिर ये, तो आपका आंसर राइट हो गया 1, ठीक है। या एक तरीके से कर सकते हो, इसको भाग दे दो, 1.1/5 को अगर भाग दोगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.25, अब 1 को 3 से भाग दोगे तो इसका आएगा 0.33, और 1 को 2 से तो 0.5। तो देखो यहाँ बोला है कि बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे छोटा ये, फिर उसके बाद ये, फिर इसके बाद, तो आपका ऑप्शन इससे भी देख सकते हो, डेसिमल में भी बदल के भाग दे के लाओगे तो यही बोल रहा है, तो आपका ऑप्शन ए राइट हो गया, ठीक है। मैं दोनों विधि से आपको समझाया। नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है? आपको लुप्त संख्या खोजना है, ठीक है। तो देखो 1 6 15 45 66 91, तो यहाँ से यहाँ कितना बढ़ रहा है, +5, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ रहा है, +9, और तो फिर यहाँ से यहाँ कितना बढ़ रहा है, +4, तो यहाँ से यहाँ आया होगा, तो इसका मतलब है कि इसमें पहले +4 किए करेंगे, 9 में +4 करेंगे कितना, 13, अब 13 इसमें जोड़ दीजिए 15 में, तो कितना हो जाएगा 8 और 2 28, तो 51 का कितना आना चाहिए आंसर, 28 आना चाहिए, तो ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं। निम्नलिखित तालिका को पढ़िए, तालिका को पढ़िए। रक्त समूह दिया हुआ और विद्यार्थियों की संख्या दिया गया, सबसे अधिक और सबसे कम, अधिक और कम। अधिक आपको कहाँ लग रहा है, 12, सबसे कम क्या है, 3। पाए जाने वाले रक्त समूहों का अनुपात क्या होगा, तो सबसे ज़्यादा है 12 और सबसे कम है 3, इन दोनों का अनुपात क्या होगा, 4/1 होगा, तो ऑप्शन आपका राइट 3 हो गया। अब देखिए, हम लोग निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है ये खोजना है। यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाएगा। एक पतंग कैसा होता है, ऐसा होता है, तो पतंग के एक सम्मुख कोण मतलब इधर का कोण, इधर का कोण, इधर का कोण, इधर का कोण, अगर हम बराबर कर दें तो वो एक आयत बन जाएगा। आयत कैसा होता है, इस तरह का होता है, तो आयत ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये कभी भी आपको 90 डिग्री लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो यही बात आपका गलत है और सब बात सही है। इसका मतलब यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हो तो वह एक वर्ग बन सकता है, सही बात है।
यदि एक समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो वह एक वर्ग बन सकता है, सही बात है। यदि एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन सकता है, ये भी सही बात है। तो यहाँ पर पूछा था सत्य नहीं है, तो ऑप्शन 1। अब हमारा क्वेश्चन है 54 नंबर। तो 54 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त कि अमीनी, ठीक है, कोई लड़की का नाम है, 36 सर्वागसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है। क्या कह रहा है कि 36 हमारे क्या है, वर्ग हैं। वर्गों की संख्या आपको कितना दिया हुआ है, मतलब वर्गों मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है, वो उसकी संख्या 36 है, ठीक है। अब इस वर्ग को किस में कन्वर्ट कर रहा है, किस में बदलना चाह रहा है, वो अलग अलग आयतों में बदलना चाहता है। आयतों का मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल। किस में बदलना चाहता है, रेक्टेंगल में बदलना चाहता है, ठीक है। तो वर्ग है हमारा 36, उसको आयत में बदलना है, तो कैसे बदल सकते हैं। तो आयत का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। कहने का मतलब लंबाई गुना में चौड़ाई होता है, यही होता है। तो 36 को हम कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, देखिए तो एक बार हम 36 को लिख सकते हैं 1/36। मान लीजिए कि हम एक बार लेंथ मान लेंगे 36 और इसको मान लेंगे 36, ब्रेथ मान लेंगे 1, तो एक बन जाएगा, एक आयत बन जाएगा। दूसरा अगर हम मान सकते हैं तो 36 गुना में 6 मान सकते हैं, तो इसमें चाहे ये लेंथ माने ये ब्रेथ बने, तो 2 इस तरह से मान सकते हैं, मतलब 36 को तोड़ रहे हैं। और कैसे मान सकते हैं, 4 गुना में 9, ये लेंथ मान लीजिए, ये ब्रेथ मान लीजिए, तब भी मतलब ये क्या हो जाएगा, आयत बन जाएगा। और क्या कर सकते हैं और बताओ, 3 तो हम लोग इस तरह से मानते चले जाएंगे। फिर हम क्या कर सकते हैं, 2 गुना 18 कर सकते हैं। ये मान लो लेंथ, मान लो ब्रेथ छोटा होता है, इसलिए मैं ब्रेथ वाला का वैल्यू कम ले रहा हूँ और लेंथ का ज़्यादा ले रहा हूँ। तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ हो गया, तो 4 हो गया। और बताओ क्या हो सकता है, तो 4 हुआ ना, तो एक ये इस तरह से लेंथ इंटू ब्रेथ कर सकते हैं, 16:6 कर सकते हैं। फिर 4:9 कर सकते हैं, 2:10 कर सकते हैं। एक और मान सकते हैं क्या बताइए, 3 गुना में 12, इसको लेंथ मान लें, इसको ब्रेथ मान लेंगे, तो है। तो 36 जो वर्ग है सर्वागसम, उसको हम आयत में बदलना चाहते हैं, तो कितने अलग अलग प्रकार के कितने आयत बन सकते हैं। तो इस प्रकार के बन सकते हैं कि मान लीजिए लंबाई हो जाएगा 36, ब्रेथ हो जाएगा इससे, तो एक ये हो जाएगा 1 नंबर के लिए, और लंबाई भी बराबर आया और चौड़ाई भी बराबर, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा नंबर के लिए, इसके लिए। तो इस तरह से हम देखिए, ये लेंथ ये ब्रेथ, 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 तो 36 को तोड़ के ही तो गुना करने में 36 भी आ रहा है। और लंबाई गुना में चौड़ाई हमारा आयत का एरिया का क्षेत्रफल का मतलब क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो इस तरह से हम क्या किए, वर्गों को आयत में 5 तरीक़ों से बदल सकते। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा, ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं। रूबीना ने कार से इतना बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन इतना बजे समाप्त की। रूबीना ने कार से इतना बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन इतना बजे समाप्त की। यात्रा पूरी करने में लिया गया समय क्या है। देखिए ये जो है 16:05 कहने का मतलब क्या है, ये 4:50 का टाइम दिखा रहा है, और ये हो गया 21:15। कहने का मतलब ये हो गया कितना, ये हो गया आपका 12 में 9 जोड़ दो, तो 12 में 9, तो कितना हो गया, 12 में 9 जोड़ 9 10 11 और 1, तो 21, ठीक है। तो इसका मतलब टाइम बज रहा है 9:15 बज रहा है। तो बड़ा टाइम कौन सा है, ये है 24 घंटा के अगर रूप में देखें, इसको छोड़ दीजिए, ये ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन करेगा, तो इसको छोड़ दीजिए। बड़ा समय कौन है, ये वाला बड़ा समय है, तो बड़ा में से छोटा को घटा दीजिए,
तो क्योंकि एक ही दिन ये ट्रैवल दिया क्या दिया, रवीना ने कार से इतना बजे अपनी यात्रा शुरू की 4 बजे और उसी दिन इतना बजे मतलब 9 बजे रात बजे समाप्त कर दिया अपनी यात्रा को। तो यात्रा पूरा करने में लिया गया समय कितना है, तो बड़ा में से छोटा घटा देते हैं। तो इधर से 1 देंगे, ठीक है, ये तो 5 का 5 उतर जाएगा, लेकिन यहाँ बचा 1, तो 1 को पैंचा चाहिए, तो इधर से लेंगे तो पैंचा टोटल 1 नहीं आएगा, कितना आएगा, ये आपका ये वाला जो टाइम है ये कितना है, आवर्स में है, इधर वाला मिनट में है। तो इधर से जब पैंचा लेंगे, आवर से पैंचा लेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 घंटा ही पैंचा लेना पड़ेगा। तो 1 घंटा में कितना, मतलब 1 घंटा में कितना, 60 मिनट, तो इधर कितना आएगा, 60 मिनट आएगा। तो 60 मिनट इधर और 15 इधर है पहले से, तो कितना बन गया, 75 मिनट। और 75 मिनट में ये वाला 50 घटाइए, तो 5 और 2 25, तो कितना होगा, 25 मिनट। अब यहाँ पर आपका था 21, यहाँ पर था 21:15, तो 21 में से 1 घंटा दे दिए, तो यहाँ बचा आप कितना, 20 मिनट ने 1 घंटा उधर दिए, तो इधर बचा 20 आवर। अब 20 आवर में 16 आवर घटाइए, तो कितना बचेगा, 4 आवर। तो मतलब कितना बजे वो अपना यात्रा समाप्त कर दी थी, तो 4:25 में। तो ऑप्शन आपका 3 राइट हो गया। आगे बढ़िए। 100 में से एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, 100 है, उसमें एक पूर्ण संख्या मान लेते हैं कि वो पूर्ण संख्या हम मान लिए कि x है, ठीक है। तो पूर्ण संख्या में x जोड़े और फिर वही संख्या इतना में से घटा दे, और फिर क्या बोल रहा है, एक और संख्या है, उसी संख्या को बोल रहा है कि 100 में से उसी पूर्ण संख्या को घटा दिए। तो एक ये संख्या हमारे पास बना, एक दूसरा ये संख्या बना, ठीक है, घटा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं के योगफल क्या है, तो आप बोल रहा है कि दोनों को जोड़ दीजिए, मतलब योगफल निकालना है, योगफल। तो 100 + x अब प्लस 100 - x, योगफल निकाल रहे हैं। तो ये x और ये x प्लस और एक माइनस में कट जाएगा, तो बचेगा 100 + 100, तो कितना हो जाएगा, 200। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह का आपका सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। 100 लाख, 100 लाख का निम्नलिखित रूप से भी जाना जाता है। 100 लाख को 1 करोड़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1 करोड़ भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका 3 राइट हो जाएगा, ठीक है। 100 लाख को 1 करोड़ भी बोला जाता है, ठीक है। देखिए ना, 100 लाख को अगर लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा 100000000, तो 1 करोड़ में भी क्या होता है, 100000000 है। तो कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 1, तो करोड़ के बराबर हुआ। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या संख्याओं को अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, डिसेंडिंग ऑर्डर, क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बड़ा से, हिंदी में बोले तो बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा की ओर बढ़ना है, ठीक है। तो बड़ा से छोटा बढ़ना है, तो ये सब दशमलव में है, तो देख लेते हैं। हाँ, बड़ा से छोटा, तो ये है 10 और ये है 1, मतलब दशमलव के इधर देख रहे हैं, ये 10 ये 10, तो ऑप्शन 2 वाला तो पहले ख़त्म हो गया, हमको पहले बड़ा चुनना। तो 10.5 पहला बड़ा आ गया, ये तीनों में ये बड़ा है, तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये 1.50 1.5 1.50 भी आएगा, इसके बाद आएगा 1.50, तीनों में है, ये छठा ये छठा ये छठा। अब आगे बढ़ते हैं 1.055 1.055 क्या लगता है कौन बड़ा है, तो ये तो 5 पे तक रुक गया, उसके आगे भी है, तो ये भी छट गया। अब इस दोनों में खेल है, किसमें, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 में कंपटीशन चलेगा बड़ा का, तो 1.055 चलेगा। आगे आइए, अब ये 1.05 और ये है 1.50, ठीक है। तो बड़ा से छोटा, यही ना, बड़ा से छोटा की ओर जाना है ना। अवरोही क्रम मतलब क्या होता है, बड़ा से छोटा।
तो यहाँ पर देखिए ये बड़ा हो गया, क्या कि ये पॉइंट के बाद यहाँ पर 0 है और यहाँ पॉइंट के बाद 5 है, तो ये भी छट गया इसमें से। तो बचा कौन 1.50। तो ये हो गया। उसके बाद बड़ा फिर ये तो सेम ही जा रहा है 1.005, फिर ये भी सेम जा रहा है 0.155। तो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आपका ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन राइट हो जाएगा 3। ठीक है, ऑप्शन राइट हो जाएगा 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इतना को एक गुणनखंड नहीं है, मतलब आपको 3630 का गुणनखंड खोजना है। ठीक है, गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड वैसी संख्या होता है जो इस बड़ी संख्या को पूरा पूरा क्या करे, भाग दे दे, मतलब पूरा पूरा इसको काट सके, डिवाइड कर सके। तो देखिए 11 इसको पूरा पूरा काट देगा 3 बार में 33 से, फिर 3 बार में 3 0 काट रहा है, मतलब 330 में पूरा कट रहा है। अब देखिए तो ये तो गुणनखंड है, आपको पूछा है क्या, आपको गुणनखंड नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा। आप 3 से देख लेते हैं तो ऑप्शन 1 तो ख़त्म हो गया, क्योंकि ये तो गुणनखंड है, आपको पूछ रहा है गुणनखंड नहीं है। तो देखिए ये 3 से कटा, ये 3 से कटा, ये 3 से कटा, ये 3 से 1 2 1 0 इतना बार में काट रहा है ये 3, तो ये भी गुणनखंड है, आपको नहीं पूछा है। फिर 36305, तो ये देखिए गया 7 बार में, बचा 1, गया 2 बार में, फिर हो गया 6 बार में, इतना बार में काट देगा, ये भी मतलब इसका गुणनखंड है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आपको पूछ रहा है कौन गुणनखंड नहीं है, आपको नहीं वाला पूछ रहा है कि कौन सा गुणनखंड नहीं है। तो देखिए 3630 डिवाइडेड बाय 9 करिए, तो क्या हो जाएगा, 3 6 3 9 ये कट जाएगा, इतना बच गया, तो 27 बार में जाएगा तो बच जाएगा हाथ में 3, तो रिमाइंडर 3 बच रहा है, तो फुल्ली डिविजिबल तो नहीं है, 9 से ये संख्या फुल्ली डिविजिबल नहीं कट रहा है, तो आपका मतलब ये जो है इसका गुणनखंड नहीं है। 3630 का गुणनखंड 9 नहीं है, आपको नहीं वाला पूछा है, तो ऑप्शन आपका 4 राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। इतना के डैश के विषम संख्या पदों का योगफल क्या होगा, विषम संख्या के पद बोल रहा है यहाँ पर। तो देखिए विषम संख्या पद क्या है, ये सब पद ही है, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद 5 पद 6 पद, इसी तरह आगे भी चल रहा है। ठीक है, लेकिन विषम संख्या लेते हैं तो विषम संख्या क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है, जो 2 से डिविजिबल ना हो, तो 1 3 5 7 ऐसा होता है। तो एक अगर विषम संख्या पद लेते एक, तो क्या हो रहा है 5 ही हो रहा है, लेकिन विषम संख्या पदों का योग बोल रहा है, तो योग करने के लिए हमको क्या चाहिए, कम से कम 2 संख्या चाहिए। तो विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या बनता है, 1 में तो 5 ही आ रहा है, 3 तीसरा पद जाएंगे 1 2 3, ये तीनों पद किस में आ रहा है, विषम संख्या में आ रहा है। तो इसका जोड़ करिए 5 -5 + 5, तो 1 प्लस माइनस कट गया, तो बचा कितना 5। तो आंसर क्या रहा, विषम संख्या 1 होता है तो इसका आंसर 5, विषम संख्या 3 का योग कर रहे हैं तो भी 5। अच्छा 5 को लेके करते हैं, समझ रहे हैं, इसको इरेज करके फिर 5 विषम संख्या लेते हैं, 5 विषम पदों लेते हैं, तो 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद 5 पद यहाँ तक आएगा। अब इस सबको जोड़ दीजिए, तो ये प्लस माइनस कटा, ये प्लस माइनस कटा, तब भी कितना आ रहा है 5 ही आ रहा है। जब हम 3 विषम संख्या पद लिए तो भी 5 आया, 5 विषम संख्या लिए तो भी 5 आया, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 4 होगा। कि इस तरह का जो सीरीज है उसमें से विषम संख्या पद का योगफल करेंगे तो हमेशा आंसर क्या मिलेगा, हमको 5 मिलेगा। तो आंसर आपका हो गया 4 राइट। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपका मैं 25 क्वेश्चन, ये जो 30 क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर 2023 में पूछे गए सीटेट के पेपर में, वो मैंने इस तरह से यहाँ पर कंप्लीट करवाया है। तो आपको अगर मेरा थोड़ा सा भी ये मेहनत लगे कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो आप मोटिवेट कर सकते हैं हमको कमेंट करके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हैं, और थोड़ा सा हेल्प करिए, सपोर्ट करिए फ्रेंड्स, ठीक है, कि वीडियो लाने में मदद मिले और आपको भी पढ़ाई हो सके, ठीक है।
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।